वर्षा शर्मा आपका डीरो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 किसका है? चैप्टर 9 है हमारा बीएनएस का। बीएनएस कर रहे हैं। अब तक हम 8 चैप्टर यानी 1 से लेके 8 तक चैप्टर कवर करके आ चुके हैं। तो बीएनएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बढ़ेंगे चैप्टर 9 की तरफ, जो बात करता है निर्वाचन के बारे में, यानी कि इलेक्शन के बारे में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, निर्वाचन के संबंध में अपराध। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है इसके अंतर्गत वो आता है कि भाई 169 होता है। तो 169 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 177 तक। अब जब हम बात करते हैं 9 चैप्टर की, तो ये वही चैप्टर है जो 9A में था आईपीसी के अंतर्गत। आईपीसी यानी कि हमारी भारतीय दंड संहिता 1860। जो इसके सेक्शन कवर कर रहे थे वो थे 171 से लेके A से लेके L तक। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक सेक्शन वगैरह कवर कर रहा है, क्या नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट सेक्शन की, जो कि सेक्शन है 169। सेक्शन 169 ऑफ बीएनएस कहता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूँ जैसा कि है 171A ऑफ आईपीसी। क्या दे रखा है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत दे रखा है अभ्यर्थी का निर्वाचन अधिकार परिभाषित, कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। मतलब जो अभ्यर्थी का राइट होता है निर्वाचन का यानी कि इलेक्शन का, वो बताया गया है हमको सेक्शन 169 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है। तो जब हम इसके 169 को देखते हैं सेक्शन को, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो जाता है एक ए पार्ट पर और सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है बी। जो सबसे पहले ए पार्ट आता है वो हमको बताता है अभ्यर्थी क्या होता है, कैंडिडेट आखिर कौन होता है। तो व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है वो होता है अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट। कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। ठीक है, ये वाली बात कही हमको 169 के क्लॉज ए ने। जब हम बी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमको दे रखा है इलेक्शन का राइट, यानी कि निर्वाचन का अधिकार। कैसे होता है ये? निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का कोई अधिकार अभिप्रेत है। ये तो हमारी एक्ट की बात हो गई। अगर हम इसको शॉर्ट में देखते हैं तो इसका मतलब होता है वोट जो हम डालते हैं ना, वोट देते हैं, अभी चुनाव वगैरह हुए थे हमने वोट दिए थे, तो वोट लेने और देने का जो अधिकार होता है वो यहाँ पे शामिल होता है। वोट देने का अधिकार और लेने का अधिकार यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, ये सबसे पहले वाले सेक्शन की बात हुई, यानी सेक्शन 169 की। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 170 की तरफ। सेक्शन 170 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। सेक्शन 170 ऑफ बीएनएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 171B की तरह ही है ये आईपीसी के। आईपीसी का जो 171B आता है उसी की तरह है सेक्शन 170। इसमें हमको बताया गया है रिश्वत के बारे में। रिश्वत यानी होती है ब्राइबरी। ठीक है, क्या बोलता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत क्या बोलता है? अब रिश्वत जैसी चीज लिया तो गला तो साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिश्वत कौन लेता है, किस लिए ली जाती है रिश्वत? भाई किसी को किसी व्यक्ति से कोई काम कराना होता है, जो क्या होता है भाई उससे वो काम हो नहीं रहा, इल्लीगली कोई काम होगा, या तो कि भाई हमारा ये काम करा दो, इसके बदले में हम आपको ये दे देंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है इसके अंदर, पैसा हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, या आप हमारा ये काम कर दो और हम आपके लिए वो काम कर देंगे, तो ये भी उसी के अंतर्गत काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी जनरल बात। अब हम एक्ट के थ्रू इसको देखेंगे कि आखिर एक्ट में इसमें क्या आता है। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट की, तो जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषिक देता है। ठीक है, क्या देता है? कुछ भी लाभ वगैरह देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार कौन सा होगा? जो भी हम 169 के बी में पढ़ के आए थे। तो निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे, ठीक है, कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। क्या करेगा? परितोषण देगा
किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए या उसको कोई इनाम वगैरह देता है तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। स्वयं अपने लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब वो परितोषण किस किस के लिए हो सकता है, या तो स्वयं खुद के लिए हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो सकता है, ऐसे अधिकार को यानी कि राइट को यूज करने के लिए हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिग्रहित करता है। इसका मतलब एक व्यक्ति इनाम ले रहा है और दूसरा व्यक्ति इनाम ले रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेने वाला ही नहीं, देने वाला ही नहीं, लेने वाला भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। मतलब लेने और देने दोनों को इसमें शामिल किया गया है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये इसका एक परंतुक दे रखा है। परंतुक वाले पॉइंट्स को हमको जरूर देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जो बेसिकली जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो परंतुक वगैरह जो होते हैं, स्पष्टीकरण वगैरह जो होते हैं, वहां से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तो वो रिश्वत का अपराध करता है। साथ ही क्या होता है, इसका एक थर्ड पॉइंट दे रखा है, जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है, उससे पहले एक पॉइंट और है, जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है, मतलब प्रस्ताव कर रहा है वो, ठीक है, ऑफर वगैरह दे रहा है, या क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, सहमत होता है, उसको प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत होता है, या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, तो समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। और जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है, ये इसके थर्ड पॉइंट में आएगा। जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है, प्रतिग्रहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो यह माना जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रहित करता है, एक्सेप्ट कर रहा है उसको। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिग्रहित करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिग्रहित कर लिया। ये सारी बात हमारे एक्ट की हुई। लेकिन अगर जब हम देखते हैं तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जो व्यक्ति, अगर इसको जनरल लैंग्वेज में, जैसा कि अभी हमने देखा था, अपना कोई काम करने के लिए या कोई काम किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को कराने के लिए भी अगर सहमत होता है, किसी को प्रस्ताव देता है, किसी से इस प्रस्ताव की सहमति करता है, या फिर क्या होता है कि भाई कोई परितोषण वगैरह को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने का प्रयत्न करता है, तो ये सारी जो बातें होगी ना, वो इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगी और वो शामिल हो जाएगी रिश्वत के अंतर्गत, ब्राइबरी के अंतर्गत। ठीक है, ये बात हुई हमारे सेक्शन 170 की। आप इसके आगे इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की। अब आता है सेक्शन 171। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है, निर्वाचन अधिकार वही है जो 169B में हम पढ़ के आए थे, तो उसका कोई प्रयोग कर रहा है, तो उसमें अगर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा से हस्तक्षेप करता है, मतलब इंटरफेयर करता है, या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, या अटेम्प्ट करता है इंटरफेयर करने का, तो वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। इसका मतलब हो गया, वो कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। ठीक है, ये वाली बात हमको आईपीसी में कहाँ दे रखी थी? आईपीसी में हमको दे रखी थी 171 के सी के अंतर्गत। ठीक है, 171 का जो सी पॉइंट था वो हमको यही बात बोल रहा था, निर्वाचनों में असम्यक असर डालने के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका सेकंड पॉइंट। वो क्या बात करता है, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी ये जो पॉइंट दे रखा है ऊपर, इस पॉइंट पर प्रभाव डाले बिना जो कोई, यानी कोई भी अभ्यर्थी या मतदाता, अभ्यर्थी को अभी हम कहाँ देख के आए थे, 169 के क्लॉज ए के अंतर्गत देख के आए थे, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट था उसकी बात हो रही थी। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, यानी कैंडिडेट और जो वोटर था वो होगा, उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति होगा, उसको क्या करता है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, इंजरी करने की उसको धमकी देता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो अभ्यर्थी या मतदाता विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, मतलब उसकी बात पे विश्वास करे ये उत्प्रेरित करता है उसको, या ऐसा उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। ये वाली बात इसने हमको बोली है। ठीक है, तो ये दो बातें बोली इसने, एक तो अभ्यर्थी और मतदाता को धमकी देने के बारे में और उसको विश्वास उत्प्रेरित करने के बारे में। तो दो के हमने देख लिए दोनों पॉइंट। अब इसके थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन। लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं माना जाएगा। यानी वो बोल रहा है इंटरफेयर करना क्या होगा, अगर कोई लोक नीति की घोषणा है या लोक कार्यवाही का कोई वचन है तो वो इसके अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं माना जाएगा। ये वाली बात हमको थर्ड पॉइंट ने बोली है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 172 सेक्शन है, वो हमको बोल रहा है निर्वाचनों में प्रतिरूपण। ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 171 का क्लॉज डी। ठीक है, इसमें ये आईपीसी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई किसी निर्वाचन में अन्य व्यक्ति के नाम से, इलेक्शन में क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे जीवित हो या मृत। इसका मतलब क्या, आपने देखता होगा ना कई बार कहते हैं भाई उसने उसकी जगह पे वोट दे दिया था, कोई व्यक्ति मर गया और उसके बाद उसका का आधा मतलब वोटर वगैरह कार्ड वगैरह होता है ना, उसको लेके कोई और व्यक्ति वोट देने चला गया, तो वो वाली बात बोल रहा है इसके अंतर्गत। तो जो कोई किसी निर्वाचन में अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वो जीवित हो या मर गया हो, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत देने के बाद उसी में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, जो कोई इस ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, अबैट करता है उसका, या उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का अगर प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत है। मतलब ऐसे व्यक्ति को यह धारा लागू नहीं होगी जो किसी मतदाता की ओर से क्या होता है, मत देने के लिए अधिकृत किया गया, उसको ऑथराइज्ड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 173 ऑफ बीएनएस, कहता है रिश्वत का दंड। ये वही सेक्शन है जो कि है आईपीसी का ई किसका, 171 का ई। ठीक है, किसके बारे में दंड की बात कर रहा है, रिश्वत के बारे में दंड की। अभी हम रिश्वत पढ़ के आए थे ना, कौन से सेक्शन में पढ़ा था हमने रिश्वत हमने पढ़ा था 170 के अंतर्गत, 170 में पढ़ के आए थे ना हम रिश्वत को, ये उसी की बात कर रहा है। तो इसको आप कर लीजिए रीड विथ 170। तो कितना दंड होगा रिश्वत के लिए, रिश्वत के लिए दंड होता है जो होगा दोनों में से किसी भांति का कारावास, मतलब सादा या कठिन कारावास दोनों हो सकता है, जो होगा 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। ये कहाँ पढ़ा हमने, ये पढ़ा था अभी हमने 171 के अंतर्गत और 172 के अंतर्गत, प्रतिरूपण की भी तो बात कर रहा है ना यहाँ पे। तो जब 171 और 172 की बात कर रहा है तो इसका दंड इन्होंने साथ में दे दिया, जो कि आ गया 174 में। ठीक है, कितना है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि यानी कठिन और सादा होगा, 1 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 175 की, जो बोलता है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन, कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है हमको 175। ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 171G, किसका, आईपीसी का, 171G ऑफ आईपीसी।
तो जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से, यानी जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके ऊपर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के यानी कैंडिडेट के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में, कैरेक्टर के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला ऐसा कथन करेगा यानी स्टेटमेंट देगा या उसको पब्लिश करेगा यानी प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है यानी कि जो सही नहीं है और वो जानता है कि वो सही नहीं है और जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे कितना दंड दिया जा रहा है? केवल जुर्माने से उसको दंडित किया जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन 176 ऑफ बीएनएस कहता है हमको निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। इसके अंतर्गत क्या हुआ? जो कोई किसी अभ्यर्थी के यानी कैंडिडेट के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार से, यानी लिखित प्राधिकार के से नहीं, साथ नहीं आएगा यहाँ पे, बिना आएगा, लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का यानी कैंडिडेट का निर्वाचन यानी इलेक्शन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा, ठीक है, यानी कि उसका पेमेंट वगैरह कर देगा या ऐसा पेमेंट करना एक्सेप्ट करेगा, तो वो जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि होगा 10,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये तक का उसको जुर्माना दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना ऐसे व्यय किए हो जो कुल मिलाकर 10,000 रुपये से अधिक ना हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो ये समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी से प्राधिकार कर लिए हैं। ये इसका एक प्रंतु बोल रहा है, एक रीड आउट करके भी काम चल जाएगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन 177 ऑफ बीएनएस की, जो कि है कैसा? निर्वाचन रखने में असफलता। कौन सा सेक्शन बोल रहा है ऐसा? ऐसा बोल रहा है हमको 171 का आई, ठीक है, ये आई है, सॉरी, वो ए से लेके आई तक पॉइंट थे, तो ये हो गया हमारा 171 का एच। तो इसके अंतर्गत क्या है कि निर्वाचन रेखा रखने में असफलता, जो कोई किसी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम के द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो कि 5,000 रुपये तक का होगा से दंडित किया जाएगा। जनरल दे रखा है हमको, जुर्माना वगैरह दे रखा है, तो इसकी बात कर रहा है। पहले ये कितना था आईपीसी के अंतर्गत? आईपीसी के अंतर्गत था ये 500 रुपये का, ठीक है। तो आप जो शुरू वाला पॉइंट था ना इसका, ये वाला, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये ए से लेके आई पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर की, जो किससे रिलेटेड था? इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। एक जनरल चैप्टर था, हमने फटाफट से इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको अगर इसी तरीके से गो थ्रू करके चलेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था वो वहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट इसका नोट डाउन करा दिया है। लेकिन हमने एक बार चैप्टर इसलिए कंप्लीट कर लिया कि चलो ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए था, हम कंटिन्यू चैप्टर सीरीज करते हुए जा रहे हैं, तो हम इस चैप्टर को कैसे छोड़ सकते थे? चैप्टर छोड़ना तो बनता ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, बीएनएस की सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है, तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बीएनएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे से वो जुडिशरी का एस्पिरेंट हो चाहे से ना हो, एपीओ के लिए एग्ज़ाम दे रहा हो चाहे से ना हो, एक वकील हो चाहे से नया वकील हो चाहे से पुराना वकील हो, सबको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे सब लोगों को इसकी नॉलेज हो सके, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जो कि आएगा हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 किसके संबंध में आएगा? चैप्टर 10 आएगा हमारा सिक्कों और स्टाम्पों से रिलेटेड, ठीक है। अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित लेक्चर के बारे में।
तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 से लेके 9 तक नहीं देखे हों वो लोग पहले चैप्टर्स को देख के आइए, जिससे आपकी सीरीज कंटिन्यू हमारे साथ चलती रही। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।